किया जाता है ना, उतना प्यार से 6 में बात किया जाता है। अरे बाप हो बाप। पुलिस जब आपके घर आएगी ना तो बहुत आराम से बात करती है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब आप चले गए पुलिस स्टेशन, अरे वहां का डिपार्टमेंट अलग है, वहां डिपार्टमेंट अलग है। उसको पता ही है कि यहाँ आया है जो शरीफ नहीं है। सीधे आजकल के कुछ कुछ बच्चों में ना संस्कार मर गया है, नहीं समझे, बड़ी उड़ने लगता है। पटना में आके कभी ये सब चीज मत करना जी। लड़ाई झगड़ा आजकल के बच्चों में बहुत बढ़ गया है। चलिए इस सब मामले में लड़की ठीक है सब। आप फोन रख दो अब, मैं तो कुंजी कर दी है तब। चलो अब रख दो। ये लोग का तो अलग संविधान है। हाँ? अब सटा देना गेट, लॉक कर देना। अब वहां से बमनी, रुको तुम बैठो ना, आप लॉक करो ना बस। गर्ल्स बाबू, जो बॉयज लोग खड़े हो जाओ, एक सीट छोड़ दो। गर्ल्स के पीछे जो बैठे रहते हो वो सीट आपका सबसे रिस्की सीट होता है, कभी खाली करना होता है। जल्दी खत्म करो आप, जल्दी आपातकालीन सीट खाली करो, जल्दी जल्दी जल्दी। इंतजार में क्या रहते हो लोग, एक सीट उधर से जल्दी खाली कर दो यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम कौन सी देख रही है? खड़ा होकर इसे देखती हो, कहो खाली करना। अकबर के बारे में बता दिए थे, इतना लेट नहीं किया करो। बॉयज लोग, गर्ल्स अगर आ जाती है सब तो उस जगह तुम लोग हमेशा इसीलिए कहते हैं गर्ल्स से 3-4 सीट छोड़ के ही बैठा करो। ये सबको किसी किसी दिन याद आता है क्लास आज जाए कि नहीं, ये चली जाते हैं। हाँ, क्लास करना चलो चली जाते हैं आज। तो कभी कभी इन लोग की संख्या बढ़ जाती है अचानक, और कभी कभी कहते हैं, छोड़ो। देखो उसमें जो कोना में गई है ना, तो अपने बगलिया में कंजी का एगो जगह छोड़ के बैठा ले, देखो एक तो। हाँ, वो जाके बैठ गए, 3 गो जगह छोड़ के बैठेगी सब। अरे दादा हो इतना। जब तक हम खुद नहीं चौपट होंगे ना, तब तक दुनिया चौपट नहीं कर सकती। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जब तक हम खुद को चौपट नहीं करें, दुनिया चाह के भी चौपट नहीं कर सकती है। नहीं समझे? समझ गए ना? बस गर्ल्स लोग जो आ जाती है टाइम से, क्लास में बैठा रहा करो लोग। तुम बैगवा रख के अंदरवा कौन सी घूम रही थी तुम 3-4 गो ऑफिसवा में? हो गया। देखिए अकबर के बारे में बताए थे। अकबर का जन्म जो था 15 अक्टूबर 1542 को, अमरकोट के राजा वीर साल, अमरकोट के राजा 1542। अमरकोट राजा कौन थे? वीर साल, वीर साल, अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में हुआ था। हालांकि अकबर का पालन पोषण अस्करी के समय हुआ, उसके बाद अस्करी ने कामरान को हैंड ओवर किया। कामरान के बाद उसके बाद हिंदाल की बेटी रुकैया से क्या हो गया? बियाह हो गया। रुकैया से क्या हो गया? बियाह हो गया। उसके बाद कई को बियाह हुआ इसका, रुकैया उतना यार नहीं दिखे। दिन भर ओकरा को देखो, एक बड़ा राजा हो जाएगा 20 गो काम रहता है। ये नॉर्मल है जो है, खलिया बैठल है, कोनो काम धाम नहीं है। ओकरा मेहंदी लगा के दिखाओ कैसा लग रहा है, तो कहेगा बढ़िया लग रहा है। कि रुकैया उकैया कोई खास उसके अंदर ज्ञान वान था नहीं, दिन भर में बैठ के मेकअप करके कैसा लग। अब एक झूठ आदमी कितनी बार बोलेगा? समझ आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? अब आप ही बताओ, लड़की लोग बताओ, कोई कैसा लड़का अगर रहेगा, अगर कहेगा कि हम कैसा लग रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा? क्या कहे? खराब लग रहा है? चाहे कैसा भी, एक मानवता के नाम पे क्या कहिएगा? ठीक ही लग रहे हो। अब समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं? भाई कोई कैसनो पोत पात के कैसनो लगे, मुंह में खड़े हो, कोई पूछे कैसे लग रहे हैं, तो कोई ना कोई मजबूरी में क्या कहेगा? खराब लग रहे, बवाल लेना है उसको। हाँ, बहुत अच्छा लग रहे हो। खाना बना के अब पता नहीं क्या पूछते थे कैसा बना है,
अब नहीं पूछा करो यहाँ पर। अच्छा गलती से कह दो खराब बना, हम खाना ही नहीं बनाएंगे कल से। अरे बनाना है भाई, बढ़िया बनाना है हम खाना ही नहीं बनाएंगे कल से। अरे बाप बाप मत पूछिए। यहाँ पे होता है, एक हमारा मित्र था, वो कभी आज तक नहीं बोल पाया कि उसकी पत्नी कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छा बनाती थी, कुछ कुछ बड़ी उटपटांग बनाती, परेशान रह गया था। एक बार हम गए तो हमको कहा कि चुपचाप खा लियो भाई हम चुप रहने वाला आदमी है। चले हमरा से पूछ दे कैसे बना, हम इस रेस्टोरेंट से मंगाइएगा नहीं, बहुत फालतू बनाया है हम क्या बोलने जाएंगे, हम ये रेस्टोरेंट वाला ठीक नहीं है, यहाँ पे दूसरा रेस्टोरेंट से मंगा भाई, यहाँ पे तो कर रहे हैं हम तो चल आए, बाद में वो कचराया होगा आगे बढ़ जाए। रुकैया से बिया हुआ था यहाँ पे, देखिए इसके जीवन की पहली लड़ाई 1555 की मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? मच्छीवाड़ा और सरहिंद, मच्छीवाड़ा और सरहिंद, मेनली मच्छीवाड़ा, इसके बाद फिर भाग लिया था सरहिंद के युद्ध। लेकिन इसने राजा बनने के बाद जो 1556 में किसकी मृत्यु हो गई? इसके फादर की मृत्यु हो गई, हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गया। हुमायूं जब मर गया तो राजा कौन बना? हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो 1556 में ही राजा कौन बना? अकबर। कहां पर? कालानौर में। कालानौर में इसका क्या किया गया? राज्याभिषेक। क्या किया गया? राज्याभिषेक। कालानौर में क्या किया गया? राज्याभिषेक किया गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? पंजाब के कालानौर में क्या किया गया? राज्याभिषेक किया गया। आगे बढ़ जाएं। अब ये हो गया 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक। पानीपत की दूसरी लड़ाई में क्या हुआ? राज्याभिषेक। 1556 में कालानौर में क्या हुआ इसका? राज्याभिषेक। हॉल नंबर 1 में बाबू देखिए, अब बिजली मिस्त्री को अभी बुला के लाइए, एमसीबी ऊपर हटाए यहां से। चलिए देखते हैं हम ध्यान से। कालानौर में क्या हो गया इसका? राज्याभिषेक। अब ये बन गया राजा। क्या बन गया? राजा। अब इसके बाद इसका राजा का जीवन चालू करते हैं लोग। अभी आसादी वाला काम खत्म करते हैं इसको। भी आसादी हुआ इसका बाद में जोधा बाई से जब इसका बिया होगा ना, जोधा बाई ज्यादा समझदार थी, अरे रुकैया उतना समझदार नहीं थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए 1556 में जब पानीपत की लड़ाई हुई, 1556 में कौन सी लड़ाई? पानीपत की कौन सी लड़ाई? पानीपत की दूसरी लड़ाई। इसमें कौन जीत गया? अकबर। अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान। अब बैरम खान ने किसे हरा दिया? हेमू को। किसे हरा दिया? हेमू को। बताइए अफगान सेना का नेतृत्व हेमू, जिसमें लोदी के भी बचे हुए शासक और सूरवंश के भी बचे हुए शासक, और जीत गया बैरम खान। 1556 से लेके 1560 तक बैरम खान ने जो अकबर ने जो शासन किया है वो बैरम खान के नेतृत्व में किया है। किसके नेतृत्व में? बैरम खान। यानी अकबर छोटा था और सारा डिसीजन कौन लेता था? बैरम खान। सारा डिसीजन बैरम खान। तो 1556 से लेके 1560 तक शासन किसका रहा? बैरम खान का। किसका? बैरम खान का। अब समझिए ध्यान से, बैरम खान जो था एक योग्य व्यक्ति था, लेकिन अकबर अपनी माता से उतना प्रेम नहीं करता था, हमीदा बानो बेगम से उतना लगाव नहीं था। जबकि अकबर को पालने वाली जो दासी माँ थी उसका नाम था महामनघा। अकबर की धाय माँ का नाम क्या था? महामनघा। अकबर की धाय माँ महामनघा, वही उसको पाली थी। अब बहुत षड्यंत्र वाली महिला थी वो, एकदम खतरनाक। समझिए चलता फिरता, समझिए उसके आंख में से रेडिएशन निकलता था इसे, अल्फा बीटा गामा, जहां जाती थी आग लगाते फिरती थी। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे किसी को दिक्कत? तुम क्या इतना ध्यान से सुन रही हो? हाँ बहुत ध्यान से सुन रही है महामनघा के बारे में। वो वाला गुण नहीं ले आना है अपने में, ये सब गुण अच्छा बात नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ चलिए क्या करिए कि इनबिल्ट रहता है।
पहले से रहता है। बेचारी बताइए, सच बोल दी सुबह सुबह। करिए, ये सब गुण पहले से रहता है। महामनगा जो था, महामनगा जो थी वो महिला न थी, उसको वो महामनगा बहुत खतरनाक थी। और ये जो था क्या नाम है, बैरम खान, बैरम आदमी जो होता है ना, बड़ा बड़ा लड़ाई करता है यहाँ पे, छोट मोट चीज में किच किच में नहीं पड़ता है। और ये बार बार अकबर का कान भरते रहती थी। देखिए पूरे साम्राज्य में ये बात चल रही है कि अकबर किसी काम के नहीं है, सारे डिसीजन तो बैरम खान लेते हैं। धीरे धीरे आग लगाने वाला काम कौन करती थी? हाँ हाँ, कोई काम कोई अकबर के पास आता था कोई लेके, तो पहले ही रोक लेती थी कि जाओ ना बैरम खान से कभी करते कौन सी है। तो धीरे 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 साम्राज्य में फैल गया कि सारा डिसीजन कौन ले रहा है? हाँ, बैरम खान ले रहा है। अब अकबर को ये बात सुनाई दिया, तो अकबर जो है ना, बैरम खान कान भरने वाला आदमी थोड़े था। अकबर ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो कहा कि जब आप छोटे थे, 13 साल की उम्र के थे, तब से हम ही डिसीजन ले रहे हैं। आप बड़े, आप एक राजा के तौर पे आ जाइएगा, थोड़ा मेच्योरिटी आ जाएगी, आप डिसीजन ले लीजिएगा यहाँ पे। बैरम खान से इतना षड्यंत्र की महामनघा कि बैरम खान और अकबर के बीच युद्ध हो गया, तिलवाड़ा का युद्ध। सोच सकते हैं, जिसने अकबर को 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा दिया, मार देता तो अकबर काम खत्म, मारना भी नहीं पड़ा, गटैया धक्का टांग देता इसे कर कर आकर एकदम जाया। तेल बना, अकबर बिरयानी, तेल गरम कर यहाँ। युद्ध के बाद ही जीत जाता। जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई तो कौन जीत गया था? बैरम खान। बैरम खान जीत नहीं गया था जी, कोई दिक्कत? महामनगा। अकबर क्या हो गया था, लड़ाई, बैरम खान लड़ाई जीत गया था, चाहता तो अकबर को मार देता कि नहीं मार देता? मार देता। कौन सी कह रही है? आगे बढ़े। तो बैरम खान ईमानदार व्यक्ति था। बैरम खान क्या था? ईमानदार व्यक्ति था। लेकिन महामनगा उसको लड़वाइये दी, बहुत खतरनाक थी एकदम, लड़वाइये दी महामनगा। और तिलवाड़ा का युद्ध हो गया 1560। सोचिए 1560 में कौन सा युद्ध? तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध जब हुआ तो अकबर की जो सेना थी, किसकी सेना? अकबर की सेना किसे हरा दी? बैरम खान को। बैरम खान को हरा दी। बैरम खान को लगता था कि सेना मेरा साथ देगी ना, लेकिन बाद में समझ में आया कि सेना का भी अपना परिवार होता है, उसे पेट भरना होता है, उसका भी अपना फ्यूचर होता है। वो देख रहा है कि बैरम खान आज नहीं तो कम राजा, तो अल्टीमेट कौन है? अकबर भी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बैरम खान को ये, आज भी ये देखिएगा, राजनीति में भी ये होता है, किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता टूटता है, सोचता है कि हम सारे विधायकों को लेकर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कोई छोड़ता उड़ता नहीं है। अब जैसे मान के चलिए कोई भी है, बीजेपी में ही कोई बड़का नेता सोचेगा हम अलग होकर 20 गो सांसद तोड़ दे, तो सांसद तोड़ने के टाइम कहेगा हाँ तोड़ दो। जब तूरेगा ना, कहेगा ना हम ना जीतो, ये मोदी जी के साथ रहता हूँ, तुड़वा देगा सब यहाँ पे। यही गलती कौन किए थे? बैरम खान। और बैरम खान इस युद्ध में क्या हो गए? हार गए। अकबर ने बैरम खान से कहा कि आज हम जो कुछ है वो आपके बदौलत है, हम युद्ध जीत चुके हैं, आपको चाहे तो मार भी सकते हैं, लेकिन हम आपको मौका देते हैं, या तो आप गुजरात के किसी एक जगह छोटे से गांव के जागीरदार ले लीजिए, जागीरदारी कोनो एक दो जिला दे देगा वहां पे, और नहीं तो हज यात्रा करके उधरे चल जाइए, उधरे रह जाइए, आप संन्यास ले लीजिए, हज यात्रा। तो बैरम खान ने कहा कि जिसने पूरी आपको सल्तनत दिलाई हो, जिसने आपको पानीपत की लड़ाई जिताई हो, उसको आप कहिए कि गांव की जागीरदारी ले लेने के लिए हम हज पे ही चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? हज पे चले जाते हैं। तो बैरम खान कहाँ चला गया? हज यात्रा। बैरम खान कहाँ चले गए? हज यात्रा। किस यात्रा पे? हज यात्रा। जब ये हज यात्रा पे जा रहे थे तो गुजरात होके जा रहे थे। क्या होके जा रहे थे? गुजरात होकर। गुजरात होकर, ठीक है। तो गुजरात में देखिए, याद समझिए ध्यान से, हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया था, याद है? कर्णवाही ने क्या भेजा था? राखी। कर्णवाही ने क्या भेजा था? राखी भेजा था। किसके पास? हुमायूं के पास। लेकिन हुमायूं आ नहीं पाया था, बीच में कालिंजर अभियान हो गया था, हुमायूं लेट से पहुंचा था, बाद में गुजरात को हरा दिया। तो गुजरात का तो मुगलों से पहले से दुश्मनी था। हुमायूं के मरने के बाद कौन बना? अकबर। और अकबर का सबसे करीबी कौन था? बैरम खान। तो जब बैरम खान यहां से जा रहा था तो किसके षड्यंत्र के कारण जा रहा था? महामनघा। और जब जा रहा था ना, तो महामनघा संदेश भेजवा दी मुबारक खान को गुजरात में
बैरम खान जा रहा है निहत्ता, वहां मार दिया गया बैरम खान को, बैरम खान मर गया। बहुत गलत हुआ किसके साथ? बैरम खान। गलत करने वाली थी कौन? महामनघा। तो तुम लोग बच के रहना बाबू, इसे समाज में बहुते महामनघा है सब। आपके आप देखिएगा ना अपने रिश्तेदार में 2-4 को मिलेगी सबकी नहीं महामनघा। हाँ ऐसे सीरियल उरियल में 1-2 मिलेगी सब महामनघा, समझा क्या? हर एक सीरियल में एगो महामनघा होती है। अब पूरा कहानी पूरा सीरियल उसी महामनघा के साइड में घूमता है। एकदम बड़का एगो नहीं थी, कल जब मैं बाहर गई थी तुम कुकर में क्या कर रही थी? हाँ हाँ, क्या नाम रहता उसका? कोकिला नाम रहता। अपनी पतोहिया को डांटती रहती है, और जितना सीधा उसमें पतो दिखाई गया उतना सीधा पतो भी नहीं होती है, तो डांटने लगती है, एकदम कांपने लगती है। ऐसा पतो हो रही है सब आजकल, दांते काट ली सब वहां पे। आजकल उतना सीधा पतो जा रही है सब जी। हाँ सीरियल में ना एगो पतो को एकदम पाषाणकालीन पतो दिखाएगा एकदम सीधा, एगो को दिखाएगा जैसे सास ऐसा दिखाएगा जैसे लगेगा जनरल डायर की पत्नी उतना खतरनाक नहीं होगी आप एकदम। हाँ हम सीरियल देख लगा, आप सीरियल देख लगा हमें लगता है फुर्सत होगा। हाँ 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 जिस्ट समझो कहानी एकदम। हज यात्रा पे गया और इसकी हत्या गुजरात में किसने कर दिया? किसने कर दिया? मुबारक खान। किसने कर दिया? मुबारक खान। अब बेचारा बैरम खान कहाँ जाएंगे? तो बैरम खान जो थे इनका बेटा था अब्दुल रहीम। क्या नाम था? अब्दुल रहीम। अकबर ने अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि दी, खाना। बताइए, बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम, बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम। अकबर ने क्या दिया? खाना। कौन बनेगा करोड़पति में? हमको ये क्वेश्चन आप पूछा था। अब्दुल रहीम के पिता का नाम क्या था? बैरम खान। समझ आया? ऑप्शन में शाहरुख खान भी था। ऑप्शन में शाहरुख खान भी था यहाँ पे। वहां स्क्रीनवा पे हमारा दिख उतना नहीं रहता, ऐसे साइड में स्क्रीन देखिएगा ना, तिरछा देखिएगा तो उतना दिखता नहीं, साइड में जाके देखना पड़ा। तो कई बार तो दिख ही नहीं रहा था, तो हम आंसर पता था तो मारिए दे रहे थे उसमें, ये होगा तो ऑप्शन खोज रहे थे। सी, हाँ जहां भी ये लगा दीजिए। अब कौन बनेगा करोड़पति में? आप लोग भी जाइए, बहुत बढ़िया रहता है। समझ कि नहीं गया? हमको वहां पे क्वेश्चन का कोई टेंशन नहीं था कि क्वेश्चन क्या होगा क्या नहीं होगा। बस इस बात का टेंशन था कि फिल्म से क्वेश्चन ना पूछा जाए। अगर फिल्म से क्वेश्चन पूछे तो हम गए। हाँ शोले फिल्म था ना एक तो, हाँ शोले फिल्म। हाँ तो सुपर संदूक में कटता उठता नहीं है, मतलब वो नहीं होता है, इसलिए तो हमको स्पष्ट पता फिल्म का कोई आइडिया नहीं था यहाँ पे। लेकिन हमको जानते किस बात का टेंशन था कि मान के चलिए 3-4 को फिल्म से चल जाएगा ना, तो हम लोग जिस राज्य से आते हैं ना, यहाँ पे टांग खींचने में सब स्पेशलिस्ट है। सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता लोग टीचर लोग, मास्टर बनने गए थे, 4 को क्वेश्चन नहीं होगा, ये हो गया वो हो गया। आपको लग रहा है इतना लोगों के अंदर भरा हुआ है ना ज्वालामुखी, जिनका बस चले ना तो बाप ओ बाप हमरा पसाड़ काल में भेज दे सब। एकदम खकुआइल की क्या चक्कर में हमारा कोचिंग ना चल रहा है, बताइए यहाँ से। हाँ बैरम खान बना देगा सब हमको। हाँ अरे आप लोग, दिक्कत क्या है उन लोग को? मेन टेंशन जानते किस बात का है कि कितनों इनको बोलते हैं विद्यार्थियां सबको कहानी को असर पड़ता है। कभी पड़ेगा जी असर? हाँ सोचता है कि हम आप लोग को इतना डांटते बोलते हैं, लड़की सबको भी कहते हैं लड़कियों पढ़ते रहती है सब इतना, जबकि इतना डांटते रहते हैं। कम डांटते हैं जी, आपको पता नहीं चले आप लोग को कितना खतरनाक झगड़ा ससुराल मिलेगा, लेकिन आप कहेंगे एकरा से ढेर बोली सुन के आई लो। कोई फर्क पड़ेगा जी? कितना खतरनाक मिल जाए आपको फर्क पड़ने वाला जी? उतना कहियो डांटना सुनने मिलेगा जितना हम आपको सुना देते हैं।
नहीं, आप लोग को पहले ही से एकदम प्रैक्टिस करा दिए आप। ये तो करी एकदम सर, बहुत हो गया। हाँ तुम एकदम बढ़िया। तुम सबसे झगड़ा है यू ही। आज तुम्हारा वो नहीं है, छोटकी बबनी है, तुम एग्जाम है। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रहीम जो थे, इसको उपाधि दिया गया खाने खाने। यही है वो अब्दुल रहीम है ना, जिसने अनुवाद विभाग किया था और तुजू के बाबरी का फारसी अनुवाद किया था। नाम था बाबरनामा। और उसी बाबरनामा के आधार पर बाबर की कब्र को आगरा से खोद के वापस उसके हड्डी उड्डी को निकाल के कहां ले गया गया? काबुल में ले गया। समझा गया कि नहीं? बैरम खान की पत्नी का नाम था सलीमा बेगम। क्या नाम था? सलीमा बेगम। पहले के जमाने में ना विधवाओं का बड़ा बुरा हाल हो जाता था एकदम। मतलब समाज में अब देखिए ना, हमारे यहाँ भारत में भी विधवाओं का वैल्यू नहीं था। सुबेरे सुबेरे उनको गांव के बाहर रखा जाता था। विधवाओं कहा जाता था कि कोई देख लिया तो मतलब दिन खराब हो जाएगा, सफेद साड़ी पहन के रखो, ये करो वो करो। यहाँ पे तो अकबर जो था विवाह कर दिया किससे? सलीमा बेगम। और उसने लिखा कि ये मेरी विवाह सांकेतिक विवाह रहेगी। सलीमा बेगम अकबर से कोई संतान नहीं, मतलब उसने विवाह किया और कहा कि इनका पूरा साम्राज्य में क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा। और यही सलीमा बेगम जब बूढ़ी हो जाएंगी तो इनको देखभाल करने के लिए कोई ना कोई नौकरानी आएगी कि नहीं आएगी? तो सलीमा बेगम एकदम बूढ़ी हो गई थी, तो 50 साल बाद एकदम बूढ़ हो गई, तो उनको देखभाल करने के लिए कोई नौकरानी आएगी। वही नौकरानी थी नूरजहां। और नूरजहां ना जहांगीर को देख के ऐसे मुस्कुरा देती है। समझ गया? जहांगीर खत्म कहानी यहाँ पे। धीरे तो बाबू का कौन? हाँ कर तो कह नहीं सकता था बबुआ, इतिहास अकबर ब्याह कर लिया तो हम आपको बता रहे हैं। नहीं समझ में आया? हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सलीमा बेगम की सेवा में कौन आई थी? समझ में आ गया? एक कहावत कहते हैं लोग, चोर को खांसी और साधु को दासी खतरा में डाल देता है। नहीं समझ आया? चोर को खांसी जो खांस दिया, पकड़ा गया, दासी भाई अब ये सब चक्कर बेचारा चल गया वो। समझ में आ गया कि नहीं? रानियों बकलोले होती थी सब। देख रही है सब कि जहां जहां राजा जा रहा है वहां वहां ऐसने नौकरानी देखो जो राजा देख कर भाग। ऐसा एकदम बहुत खोबड़ रखो, दांत बाहर रह गए, राजा साहब नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दिमाग नाम का चीजें नहीं। आप जब राजा जहां पता है कि कोनो पसंद आएगी धाए दे बिया कर देगा उससे। तो ऐसा आदमी रखो। रानी का ही डिपार्टमेंट होता अंदर, वहां पे ऐसा रखो एकदम, सूडान से लेके आओ, अफ्रीका से, नहीं समझ में आ गया, युगांडा सोमालिया से लेके आता, भयानक भयानक। राजा देखता है और हम ना जीतो यहाँ छोड़े, तो ना एकदम ले आएगा नूर जहां ऐसा यहाँ पे। हो गया यहाँ पे। लड़की लोग बताओ हम गलत बोल रहे हैं? ये सब का अब दिमाग खुला है, नहीं समझ? लड़का सबको देखो बहुत समझदार होता है सब। ये सबको पता चल जाता है कोनो दोस्त ठीक ठाक है, पैसा वैसा में ठीक है, ठीक ठाक टीम टाम में रहता है, तो उन्हें ले नहीं जाता है अपने वाला को। कम कचरा है सभी सब, कहता हाथ से निकल जी तो रे। बेचारा अब्दुल ये नूर जहां जो था, जहां ये दिमाग ही नहीं था ये सब। बताइए आप लड़की लोग बताइए, कभी भी जो नूर जहां थी, राजा जिसको पसंद है, नूर जहांगीर की पत्नी को नहीं समझ में आ रहा था यहाँ पे क्या जरूरत था रखने का? विश्वास था तो गया विश्वास। ये कौन चीज का विश्वास होता है? हाँ देर विश्वास मत करना बबनी। आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं हम लोग। यहां तो ये खत्म हो गया, ये संरक्षण का जीवन खत्म हो गया अकबर का 1556 से लेके 1560, 1556 से 1560। अब महामनघा सोची कि अब हम अकबर को अपने चुंगल में रखेंगे। तो 1560 से 1562 के बीच में पूरा अकबर पर नियंत्रण किसका था? महामनघा। महामनघा ये अकबर की क्या थी? धाय माँ।
धाय माँ, पालने वाली माँ थी, धाय माँ थी। अकबर ने इस दौरान सारा डिसीजन महामनघा के हिसाब से लिया, और महामनघा कोई भी बढ़िया महिला नहीं थी, केवल षड्यंत्रकारी थी। वो अकबर से ना क्या करती थी, जो भी अकबर को अच्छा सलाह देता था ना, उसको कोई ना कोई आरोप में फंसा देती थी, किसी ना किसी आरोप में फंसा देती थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे जैसे कह देती थी कि आप यहाँ आक्रमण कर दो, अकबर ने बोला है, अकबर क्रॉस चेक नहीं करते थे, अब बोल दिया, देखिए कितना मनबढ़ है, बिना आपसे पूछे आक्रमण कर दिया। समझ में आ गई नहीं? एकदम आग लगाने वाली महिला थी। कौन? इस 2 साल के शासन काल को पर्दा प्रथा का शासन या पेटीकोट शासन कहते हैं। पेटीकोट शासन या फिर हरम दल का शासन। कौन सा? हरम दल का शासन। हरम दल, महिलाएं जहां रहती थी उसे हरम दल का, या पर्दा प्रथा का शासन। क्या कहा गया? पर्दा प्रथा का शासन कहा गया। कितने साल को? 2 साल। 2 साल में अकबर एकदम, अकबर को समझे में नहीं आ रहा था, अकबर को लगता था यही सब कुछ कर रही है। आप खुद सोचिए क्या कंडीशन था कि अकबर की अपनी मां हमीदा बानो बेगम को मिलने के लिए किससे बोलना पड़ता था? महामनघा से। ये इतना आग लगाई थी, कहती आपकी माँ की क्या थी, बचपन से सब कुछ हमने पाला। अच्छा, बच्चों को भी जो ज्यादा करता है ना उसी को मानता है वहां पर। उस पर आग लगाने वाला कोई आ जाए तो और हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कोई कोई होते हैं ना आग लगाने वाले होते हैं वहां पे। एक वो लड़की थी ना, वो कह रही थी कि देखो लड़कियां इधर बैठती हैं, लड़के इधर बैठते हैं, पूरा आगे लड़कियों को बैठाना चाहिए ताकि मतलब वो लगे, मतलब महिलाओं को मर्यादा मिला। एक निकाल पहले यहाँ से। ये बताओ, ये समानता का अधिकार माने कोई चीज दूसरे को चढ़ जाइएगा खोपड़िया पे? आप बताइए, ये समानता का अधिकार है? महामनघा अकबर का दिमाग खराब करते रहती थी, अकबर को भी समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है। अब अकबर का विवाह होता है 1562 में। समझ में आ गया? अगर ये फिल्म हो रहा होता तो स्क्रीन हल्का सा काला हो जाता और इधर साइड में लिखता इंटर द मिशन, अब तुरंत एगो गाना होना आ जाता है। तो अब देखिए, बताइए 1500 विवाह किससे हो गया? जोधाबाई से विवाह होते जोधाबाई ने हर एक चीज अकबर के सामने सही और गलत दोनों रख दिया। जोधाबाई बहुत समझदार थी, बेवकूफ महिलाओं की तरह काम नहीं किया। देखिए, कभी अगर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगाए ना, कभी कभी कोई लोग एकदम झूठे आरोप लगा देता है जिसका कोई हद नहीं होता, दिमागे कर आ जाता है यहाँ पे। समझ में आ गया? एकदम आपका दिमागी काम नहीं करेगा, सन्न हो जाएंगे, ये कैसे आरोप लग सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग भी कभी कभी देखेंगे ना, आरोप लगा देंगे सब ऐसा जिसका कोई हद नहीं है यहाँ पे। तो कभी देखिएगा गांव घर में अक्सर परिवार के झगड़ा में कोनो ऐसा आरोप लगाएंगे जिसका कोई, एक विद्यार्थी है तो उसके घर में झगड़ा हुआ तो भाभी उसका नाम दी थी कि यो मर ले हमको, और यहाँ पढ़ रहा था। आरोप नहीं होता है? कितना खतरनाक खतरनाक। तो ऐसा ही आरोप लगाती थी कौन? महामनघा। तो जोधाबाई दोनों सच और झूठ दोनों रख देती थी, अकबर से कहती थी कि डिसीजन आपका है। सच और झूठ दोनों रख देती थी, डिसीजन किसका? क्या बोलती थी? डिसीजन। और हमेशा हम लोग क्या करते हैं लोग ना, कि सच बताने की कोशिश करने लगते हैं लोग। देखिए, सच आप बताने की कोशिश आप तब तक नॉर्मल रहिए जब तक आपको कंफर्म ना पता चल जाए कि ये सच है ये गलत है, दोनों सामने रख दीजिए और उसके बाद उससे कहिए कि उस आदमी को सजा मत दीजिएगा, नजर रखिए। समझा? आप किसी दोस्त को डायरेक्ट दुश्मन नहीं बना सकते, पहले दोस्त में दूरियां बनाई जाती हैं, उसके बाद दूर किया जाता है, उसके बाद दुश्मन बनाया जाता है। और समाज में लोग क्या करते हैं, दोस्त से दाएं तो दुश्मन बनाते हैं। ये कौन चीज? मोटरसाइकिल 4 व्हीलर का बैक गियर मारो चल दिया पीछे। जोधा समझदार थी, लेकिन ना, हम महामनघा को दुश्मन नहीं बनाएंगे, पहले महामनघा की हकीकत सामने लाएंगे जिससे कि दूरी बने। दूरी बनेगा तो फिर हम अपना जगह बना लेंगे, उसके बाद इसको क्या बनाएंगे? दुश्मन बनाएंगे। और ये कर दी जोधाबाई धीरे धीरे उसकी हर एक हकीकत को सामने ले आते कि अकबर जो था महामनघा का बेटा आधम को छत्ते पे से नीचे फेंकवा दिया, कहा कि कचार के मारो इसको, 4 बार फेंको इसको नीचे। नीचे गिरा, चिल्ला रहा था, फिर फेंको। जब फेंक दिया, मर गया, तो ले आके दे दिया महामनघा को। महामनघा दिमाग खत्म हो गया इसका।
पागल हो गई, खत्म कहानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रुकैया समझिए। जोधाबाई से विवाह हो गया 62 में, और 62 में इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त, 62 में इसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 62 में क्या समाप्त किया? दास प्रथा को समाप्त किया। 63 में तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कहा कोई तीर्थ यात्रा पर टैक्स नहीं होगा, तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कहा दास प्रथा खत्म, तीर्थ यात्रा कर खत्म। जोधाबाई ने कहा कि देखिए मुस्लिम अगर हज करने जाते हैं तो टैक्स लगता है, तो अकबर ने कहा नहीं लगता है। तो कहा बताइए हिंदू लोग अगर तीर्थ यात्रा पे जाए तो टैक्स काहे लगेगा? अकबर ने कहा टैक्स लगता है क्या उस पर? हमारा तो नहीं पता था, वित्त विभाग इधर। हिंदू लोग अगर तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो टैक्स लगता है? हाँ सर, वो तो दिल्ली सल्तनत के समय से ही लगते आ रहा है। गलत बात है, खत्म करो। इससे पता चलता है कि बहुत सारी चीजें राजा को पता ही नहीं होती। और हकीकत में क्या आपको लगता है हर एक डिसीजन प्रधानमंत्री को पता होगा? प्रधानमंत्री को अगर एसबीआई में खाता खुलवाना पड़े तो बंद कर देंगे बैंक 2 दिन में। उनको बस मुंह पे मास्क लगा के कह दीजिए तो खाता खुलवा के आइए, तो एसबीआई में, स्टेट बैंक में घुसते पहले गिरिल रायगांव में जंजीर बनले रहेगा, बंद कर, लंच हुआ अभी कहाँ रहे बगो, ताला मार दे, चल आता है सुबह सुबह उठा गया, 10 बज रहा है अभी लंच का टाइम है, तुमको नहीं पता है? नहीं 10 बजे, अच्छा खुलने का टाइम, आ जाओ, हमको लगा लंच का टाइम। वहां जाएंगे तो नहीं, हमको एगो फॉर्म दे दीजिए, पहले लाइन लगा के आइए, वहां पे लाइन लगा के अभी टोकन कटाइए वहां पे। एकदम में एक दिन में उनका पूरा डिजिटल इंडिया का भूत उतर जाएगा। एक बार अगर एसबीआई से आएंगे यहाँ पे तो वो तो इतना ना उन लोग को प्रिविलेज मिलता है। सड़क पे चलेंगे तो 4 किलोमीटर आगे तक का खाली सड़क रहता है, ट्रेन में जाएंगे तो राजधानी में जाएंगे, जहाज में बैठेंगे तो बिजनेस क्लास में बैठेंगे। बिजनेस क्लास में ना उतना इज्जत होता है जितना कि दामाद का पहला दिन घर में कितना इज्जत होता है, अरे आइए आइए यहाँ पे। जहाज में एगो इकोनॉमी क्लास होता है, जाइए बैठिए अपना कुर्सी लगाइए, खाना आएगा तो खाइए, नहीं आएगा तो मत खाइए। अब बिजनेस क्लास अगवा 3-4 गो सीट होता है। बिजनेस क्लास 3 सीट का 3 सीट जितना जगह लेता है ना उतना एक बिजनेस क्लास अकेले लेता है। उसमें सो सकते हैं आप, बेड बन जाता है। उसमें ना टीवी देगा, गाना सुनने के लिए ईयरफोन देगा, जैसे बैठेगा तो आपको ना जूस देगा, तौलिया छोटा सा गर्म पानी में हल्का भिगा के देगा कि चेहरा पोंछ लीजिए यहाँ पे। बाकी लोग को कुछ पूछबे नहीं करेगा। और जैसे जहाज उड़ जाएगी ना तो आपका सीटवा आगे रहता है, पर्दा लगा दिया जाएगा कि पीछे वाले आपको ना देख सके। खाना की पूरी वैरायटी रहेगी, इतना बड़का थाली में आएगा, और बाकी लोग को एक कटोरी दे देगा खाली हो। इतना जो चम्मच आएगा ना, 5 किस्म का चम्मच आएगा, उसको इतना बढ़िया ना धागा से उससे रस्सी से बांध के सजाया रहेगा ना, मने नहीं करेगा खोलने का उसका। क्या हथौड़े से खा लेते हो, ले जा सकते हो। ना नहीं बिजनेस क्लास में ही नॉर्मल को भेज देंगे तो आधा सामान लेके चल आएगा। लेके चल आएगा सब यहाँ पे। तो बिजनेस क्लास में उसी टाइप के लोग जाते हैं लोग। अब यहाँ से अब सोचिए ना, यहाँ से अमेरिका का नॉर्मल किराया जो आता है 35 से 40 हजार, अब बिजनेस क्लास का है 3.5 लाख। सोचिए वो आदमी कितना कमाया होगा जो मुंबई से अमेरिका जाने का किराया 3.5 लाख दे सकता है। आपको लगता है वो चम्मच लेके आएगा? तो चांदी का चम्मच दे देंगे तब वो कहेगा अरे यार स्टील वाला लाओ, में खाइले से दांत मुरझा जाता है। समझ रहे हैं? तो देखिए तीर्थ यात्रा कर कब खत्म कर दिया? अब 1564 में जजिया कर समाप्त, क्या समाप्त कर दिया? जजिया कर समाप्त किया। बताइए 62 में दास पर था, 62 में किससे मुक्त हुआ? महामनगा से। महामनगा से मुक्त हुआ और उसने देखा कि दास की जिंदगी कितनी होती है, क्योंकि महामनगा क्या बना के रख दी थी? दास बना के रख दी थी। आप समझ में गया? तो 62 में, 63 में, 62 में दास, 63 में तुम कौआ का कौन सी नीचे देखता है? यहां जो बता रहे हैं इसको देखो ना, कौआ। 62 में 10 पता, 63, 64 जजिया का, 71 फतेहपुर सिकरी, 71 फतेहपुर सिकरी,
फतेहपुर सिकरी। इसको लगा राजधानी यहां ले जाएंगे ना तो ठीक रहेगा, वहां पानी की दिक्कत हो गया। फतेहपुर सिकरी राजधानी फतेहपुर सिकरी। और यहाँ 1575 में बनाया इबादत खाना। इबादत खाना, इबादत खाना, इबादत खाना मतलब पूजा घर। इबादत मतलब होता है पूजा, इबादत मतलब क्या होता है? पूजा। इबादत मतलब पूजा, तो इबादत खाना मतलब पूजा घर। समझ में आ गया कि नहीं है? पूजा घर, इबादत खाना रखने जैसे विद्यालय होता है ना, आलय, विद्यालय विद्या का जगह, विद्यालय, पुस्तकालय पुस्तक का जगह। तो जैसे हिंदी में आलय शब्द का यूज करते हैं किसी चीज के लिए, भोजन का जगह भोजनालय, पुस्तकालय, विद्यालय, उसी तरह ना उर्दू में ना खाना शब्द का यूज करते हैं। जैसे इबादत का जगह इबादत खाना, खाना पीना रखने का जगह नियामत खाना। एगो नियामत खाना होता है बर्तन, एगो हाँ ऐसे टाइप का होता है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, अरे बकलोला तुम क्लास नहीं किया है, जजिया कर खत्म हो चुका है, पढ़ा के खत्म आगे बढ़ चुके हैं, बीच में आप आए हैं। ठीक है, तो बगल वाले से पूछिए। आप जब बीच में आ जाते हैं ना तो बगल वाले से पूछा जाता है, वरना इस तरह से पूछेंगे तो हर चीज में दिक्कत आ जाएगा। खाना का मतलब समझ में आ गया? रहने का जगह। जैसे नहाने को बोलते हैं लोग गुसल, क्या कहते हैं? गुसल। तो जहां नहाने होने की जगह गुसल खाना, गुसल खाना तो उर्दू होता है। क्या होता है? उर्दू। तो जो लोग को उर्दू का आइडिया होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, उसके बेटा क्यों मारा था? उसका बेटवा कह रहा था कि आगरा हम कब्जा कर लेते हैं। समझ में आ गया? उसका बेटवा ये चाहता था ना कि अकबर को हटा के हम शासक बन जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए मार दिया उसको, छत पे से फेंकवा दिया नीचे। 75 में क्या बनाया? इबादत खाना। 75 में इबादत, इबादत खाना में कहा बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे होता है बृहस्पतिवार का, बृहस्पति, हाँ लिखा गया, सब सही है। बृहस्पति, थर्सडे को दिन, किस दिन? थर्सडे। कहा कि थर्सडे के दिन सारे धर्म के लोग मिलेंगे और अपने अपने धर्म की कथा वाचन करेंगे, क्या क्या है। उसको लगा कि हम इससे सुलह एक कुल की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? सुलह ए कुल। सुलह मतलब होता है ठीक ठाक आपसी में संबंध बनाना। सुलह कुल मतलब सभी धर्मों के बीच में हम आपसी तालमेल अच्छा बना देंगे। लेकिन इसको समझे में नहीं आता है कि धार्मिक मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। थर्सडे के दिन मार हो गया, कह रहा है कि हमारा धर्म है, हम कुछ करेंगे यहाँ पे। कोई कह रहा है कि हाई मीट खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं गया? जैसे बहुत सारे धर्म है जिसमें मतलब बीफ वगैरह पे कोई बैन नहीं है, जैसे, लेकिन हिंदू धर्म में क्या है कि धार्मिक मान्यता के हिसाब से बैन है। जैसे क्रिश्चियनिटी में, पारसी वगैरह में, या फिर बहुत सारे जो इस्लाम वगैरह में, इस सब में बैन नहीं है, लेकिन उसमें क्या है? बैन। उसमें अलग अलग टाइप के लोग आ गए, वो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बिना मतलब की बहस होने लगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, एक होना चाहिए टॉलरेंस लेवल। जैसे अगर कोई इंसान, जैसे सपोज कीजिए कि हम ही लोग हैं हिंदुस्तान की, धर्म को छोड़िए, हम लोग कभी ना बिच्छू छू नहीं खाए हैं। बिच्छी खाया है कोई? नहीं खाया है। लेकिन चाइना वाला हमारे सामने बिच्छी बैठ के खाएगा तो कैसा लगेगा? अब वो कहे कि भाई हमारा अधिकार है, तो भैया तुम्हारा अधिकार है तो तुमको ये चीज हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, समझ जाओ यहाँ पे। अब जैसे कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है, उसके सामने कोई बीफ खाएगा, वो नहीं टॉलरेट कर पाएगा। सेम ऐसे ही मुसलमान के आगे कोई सुअर का मीट खाएगा, नहीं बर्दाश्त करेगा वो। तो कोई सुअर को बहुत सबसे अशुद्ध मानता है, हाँ, नाम भी नहीं लेता है, कहता 40 दिन मुंह अशुद्ध रहेगा, नापाक, उसी को अशुद्ध बोलते हैं, नापाक। 40 दिन तक मुंह क्या रहेगा? नापाक रहेगा। आगे बढ़े। अच्छा, आप तो नाम ले लिए। देखो बाबू, दिल नापाक रख के कोई जुबान पाक रख के ही क्या कर लेगा? दिल में लेके जहर बैठे हैं लोग और जुबान पाक लिए फिरते हैं, क्या फायदा है यहाँ पे? समझ में आ गया? दिल पाक रहना चाहिए यहाँ पे। समझ में आ गया नहीं गया यहाँ पे? तो अब ये चीज समझना बड़ा मुश्किल हो पाता है कि आपको आजादी बेशक है आपके पास यहाँ पे। अब जैन धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग जमीन के अंदर उगे हुए चीज नहीं खाते हैं, आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते। आप उनके सामने आलू लेके चाट खाइएगा, टिक्की, अरे भाई मत खाओ यार, उसके धर्म में मना है वो चीज। आपको तो नहीं कहने जा रहा है कि आप आलू छोड़ दीजिए। जब वो इतना आपको नहीं बोल रहा है तो एटलीस्ट आप उसके सामने जाकर उसको ललचाइए नहीं, या एक तरह का टीज करना हुआ, चिढ़ाना ही ना हो गया यहाँ पे। अब कोई मुस्लिम नहीं खाता है सुअर, उसके सामने जाके कोई सुअर खाए तो खराब लगेगा।
कोई हिंदू अगर बीफ नहीं खाता उसके सामने जाके खाएंगे तो उसको भी खराब लगेगा। यही बवाल हो गया किसमें? इबादत खाना में। किसमें? इबादत खाना। भयंकर बवाल हो गया एकदम। किसमें? इबादत खाना। एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? सावन में हमारे यहाँ कोई चिकन मटन अंडा कुछ नहीं बना सकता है। क्या जाता है, एक महीना अगर किसी के रेस्पेक्ट के लिए नहीं है खाएगा आदमी तो कुछ कुछ चल जाएगा, सावन खत्म हो जाएगा, तुम जितना खा लेना है, कोई क्या चला जाता है, नहीं होता है। रमजान में हम लोग के सामने भी कोई किसी को भूखो लगा रहा, कोई खाए, कोई स्टाफ है ड्यूटी करते करते थक भी जाता है, रमजान में देखता है तो चुप लगा देता है। कोई पानी पीने वाला देखेगा, सर आ रहे हैं हटा देंगे। रेस्पेक्ट है सबका कि भाई कोई रोजा है, अब उसके सामने, अब रोजा कोई है खाइएगा आप चाहे तो रोजा है आपका यहाँ पे, उठपटांग लगेगा कि नहीं? अरे भाई एक रेस्पेक्ट, तुम खाओ ना भैया, लेकिन एटलीस्ट सामनुआ मत खाओ। ऐसे सावन है, एक महीना अगर आप नॉनवेज नहीं खाएंगे मर नहीं जाएंगे, बट एक रिस्पेक्ट होता है वहां पे। नवरात्रि छोड़ दो, एक बार छोड़, एक क्या होता है रेस्पेक्ट, आप रेस्पेक्ट देंगे ऑटोमेटिक सामने से आपको क्या मिलने लगेगा? रेस्पेक्ट। इसका अभाव हो गया किसमें? इबादत खाना में। सब अपन थोपने लगा, सब अपना क्या करने लगा? थोपने लगा यहाँ पे। इसलिए बवाल हो गया। अकबर ने कहा बंद करो हुई, कुर्सी चलाओ तो रसनोई में कुर्सी चलाने लगा। सुनिए, अकबर के सामने धर्म गुरु आके कहें आप राजा हैं, सिंहासन संभालिए, प्रशासन संभालिए, आप धार्मिक मामले में हस्तक्षेप मत कीजिए। अकबर मन मन कहा बिना एग्जाम दिए ही लोग सेलेक्ट होता है। अकबर बोला ना, धार्मिक मामले में एक चीज गौर करना, ग्रेजुएशन की करने के बाद ही आप डीएम बनते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि हर ग्रेजुएशन वाला डीएम बन जाए। ग्रेजुएशन आपकी न्यूनतम योग्यता है, इसके बाद आप एग्जाम देने के बाद तब जाके आप डीएम बनेंगे, यहां उसमें सेलेक्ट होंगे। लेकिन धर्म गुरु में आप वो किताब पढ़ लिए जो धार्मिक, चाहे जिस भी धर्म में आप हो गए, उसके बाद आपको कोई इस टाइप का यूपीएससी टाइप का एग्जाम नहीं देना। तो अकबर कह रहा था देख रहे हो बिना एग्जाम वाला लोग हमको नसीहत दे रहा है, हमको सबको लेके चलना है, इन लोग को हम खाना पीना ना देते, इन लोग अपन खाना पीना का इंतजाम ना कर पाए। अकबर भड़क गया, कहा कि इन लोग को संरक्षण देने के टाइम हम ही लोग को आना पड़ेगा, अज्ञान दे रहा है हमको। तो क्या हुआ, कहा कि एक काम करो, हमको दुनिया शरीफ समझे, हॉल नंबर 6 में ले चलो सारे धर्म गुरु को सारे धर्म गुरु लोग को साइड ले गया और ना 1589 में कहा मजहर। क्या किया? मजहर। क्या किया? मजहर। मजहर का अर्थ है कि धार्मिक मामलों में अंतिम डिसीजन अकबर का होगा, कोई अकबर को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कहा कि एक काम करो, अगर हम डायरेक्ट मजहर की घोषणा करेंगे ना तो यही सबसे पहले बवाल करेगा सर। एक काम करो, इन्हीं को साइड में ले चलो। साइड में ले गया और सिग्नेचर कराने की जिम्मेदारी सेनापति को दिया, सलाहकार को नहीं दिया, सेनापति को। कहा कि राजा साहब का डिसीजन है, इस पे साइन कर दीजिए। सेनापति आएगा तो रिस्पेक्ट से बात करेगा, उसको कौन जी साइन कर दो अभी ले जाना है, बनाया ही जाता है सेनापति। आपको क्या पुलिस आएगी ना आपसे ऐसे बात करेगी, दहीने चलो यहाँ गाड़ी मत लगाओ, आर्मी को लाइए ना, गाड़ी लगाए उड़ा दो गाड़ी लगाएंगे तुम यहाँ पे। अकबर ने किससे साइन करा लिया? सेनापति को भेजा, कहा कि जितने धर्म गुरु है ना, हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख ईसाई उलमा, सबसे साइन करा लो। और नोट में करके निचवा लिख दिया था, कुरान के मामले में, गीता के मामले में, त्रिपिटक, बाइबल, जिस भी धर्म का जो सबसे प्रमुख पुस्तक है उस पर अकबर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब बाकी सब लोग पे साइन करा लिया, पहले साइन करा लिया, उसके बाद जनता से कहा कि हमने आज मजहर की घोषणा कर दिया, धार्मिक मामलों में सर्वोपरि मैं रहूंगा। तो लोगों ने कहा कि हाँ, अभी देखिए बवाल हो रहा है। तो कौन सी बवाल होगा? जिनको बवाल कराना तो उनसे साइन करा लिया पहले से। ये होती है डिप्लोमेसी। नहीं तो हम लोग रहते तो पहले क्या करते, जनता में क्या कर देते, घोषणा कर देते कि मजहर की घोषणा कर दिया, वो बवाल हो जाता, फिर समझाते हैं वहां, फिर क्या हो जाता, समझाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? फिर क्या करना पड़ता, समझाना पड़ता। तो मजहर की घोषणा कब किया? 1589। इबादत मतलब पूजा, पूजा अर्चना जो भी करना है। 62 में क्या खत्म किया? 62 में 63, 64, 65, 71 फतेहपुर सीकरी, 75 इबादत खान, 75 79 79 मजहर, इबादत खाना 75,
किस दिन जाना था उसमें? थर्सडे के दिन। इबादत खाना बनाना किस नीति का हिस्सा था? सुलह एक कुल। मजहर की घोषणा कब किया? 79। मजहर 79। समझ में आ गया? अब इसके बाद दीन इलाही वगैरह लाएगा, इसको हम कल समझा देंगे। समझ में